हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रुद्रा ऑनलाइन क्लासेज। पिछली वीडियो में हमने गेस्ट पेपर जीव विज्ञान क्लास 12th एनसीईआरटी पर आधारित 2021 के लिए पूरी चर्चा किया था, जिसमें पेपर का ब्लूप्रिंट और कंप्लीट गेस्ट पेपर दिया गया है। साथ साथ में उसकी पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड की है। तो अगर आपने गेस्ट पेपर का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट से वीडियो देख लें, और साथ साथ में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल रुद्रा ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर लें, जहां आपको सभी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। यह वीडियो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हमने उस गेस्ट पेपर के सॉल्यूशंस पर चर्चा किया है, और साथ साथ में कुछ बातें ऐसे भी करेंगे कि हमें बोर्ड परीक्षा की जो कापियाँ लिखनी होती हैं कैसे लिखनी होती हैं, तथा आंसर को हमें किस प्रकार से प्रेजेंट करना होता है, जिससे कि हम एग्जामिनर के माइंड में कुछ स्पेशल जगह बना पाएँ और वो हमें पूरे के पूरे नंबर दें। वैसे तो हम आंसर तो लिख देते हैं, लेकिन होता क्या है कि 3 में से 2 नंबर या 1 नंबर ही हमें मिलते हैं। तो ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वह है 95 से एबव नंबर लाना जीव विज्ञान में। तो सिर्फ कह देने से यह बिल्कुल भी नहीं होगा, और जैसे आप सपने देख रहे हैं इनसे भी नहीं होगा। आपको सपनों को हकीकत में बदलने के लिए यकीन मानिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। गेस्ट पेपर की वीडियो में आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे हैं जिनको वो गेस्ट पेपर लगभग 90% से एबव तैयार है। तो मैं पहले से उन्हें बधाइयाँ देता हूं, और ये भी कहता हूं कि आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर दें, जिससे जो भी पेपर आए आप उसका 100% सही कर पाएँ। जब 100% आप सही करेंगे तो अगर 1-2 नंबर कम होते हैं तब भी 95-96 नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ 70% पेपर आता है या 80% पेपर आता है तो ऐसे में नंबर आपके 60 से 70 के बीच ही रह जाएंगे, या मैक्सिमम 80 तक पहुंचेंगे। तो अगर आपको अधिक नंबर लाने हैं तो आपको मेहनत तो करनी ही होगी। इस वीडियो में बात करेंगे गेस्ट पेपर के सोल्यूशन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं कि हमें आंसर कैसे डालने होते हैं। तो आंसर लिखने के 3 तरीके होते हैं। हम तीनों तरीकों पर बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट तरीका आप देख रहे हैं कि आप डाल सकते हैं आंसर नंबर 1। चूँकि गेस्ट पेपर में हमने बताया था कि जो पहला क्वेश्चन होगा वो बहुविकल्पीय होगा, और इसमें 4 होंगे का, खा और गा। और इसके बाद जो दूसरा होगा वो अति लघु उत्तरीय होगा, जिसमें 5 प्रश्न होंगे का, खा, गा, गा, अंगा। और ऐसे ही तीसरा जो होगा वो लघु उत्तरीय होगा 2 नंबर वाला। चौथा, पांचवा और छठा लघु उत्तरीय होंगे 3-3 नंबर वाले, और हर एक में आपको मिलेंगे 4-4 क्वेश्चन। और ऐसे ही सातवां, आठवां और नौवां 3 क्वेश्चन जो होंगे वो दीर्घ उत्तरीय होंगे 5-5 नंबर वाले। तो बात करेंगे इन्हीं पर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वह था बहुविकल्पीय, जो कि पहला का क्वेश्चन था कि विडाल टेस्ट संबंधित है, जिसमें विकल्प दिए गए थे हैजा से, टाइफाइड से, एड्स से या मलेरिया से। तो इसका विकल्प नंबर बी सही होगा, टाइफाइड से। और आप यही लिखना है, आपको डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बहुविकल्पीय का अर्थ है कि आपको कोई एक विकल्प ही चुनना है। आप चाहें तो यह भी ना लिखें, आप का बी और बी के बाद इतना लिख दें। यहाँ पर एक पॉइंट आपको और ध्यान देना है। जैसे मान लेते हैं आपको ये आता है अभी विडाल टेस्ट से संबंधित से, टाइफाइड से, और आपने इसको सही कर दिया, लेकिन डीएनए के खंडों को जोड़ने में प्रयुक्त एंजाइम कौन सा है और वह नहीं आता है, तो आप छोड़िए मत, इसको यहाँ हेडिंग डाल दीजिए और यहाँ पे 3 लाइनें छोड़ दीजिए या 2 लाइनें छोड़ दीजिए। इसके बाद जब भी आपको ध्यान आए आप आकर के यहाँ पे आंसर टिक कर सकते हैं। तो जगह आप छोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं कि अभी का यहाँ किया है और फिर खा सबसे लास्ट में करें। एग्जामिनर के माइंड में जब आप एक सीक्वेंस से पेपर देते हैं कि हमने पहला का आंसर नंबर डाला तो उसके का, गा, घा, अंगा अगर 5 है तो 5 के 5 एक साथ होने चाहिए, सीरियल वाइज होने चाहिए। का पहले फिर खा और फिर गा, ऐसा नहीं कि गा पहले फिर खा फिर गा हो गया फिर अंगा हो गया फिर लास्ट में का हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इससे क्या हो जाता है, एक खिचड़ी तैयार हो जाती है, और जो खिचड़ी होती है वो एग्जामिनर को कंफ्यूज कर देती है। तो वो भी क्या करता है, नंबर को खिचड़ी ही बना देता है। तो आप सीक्वेंस चलिए, जैसे का आपको याद है, खा याद है, गा आप थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं, तो उसके लिए एक पेज आप छोड़ दीजिए। आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ ये लघु उत्तरीय है, 1 पेज में आएगा या 1.5 पेज में आएगा, तो उसको थोड़ी जगह छोड़ दीजिए। फिर आपको जब ध्यान है तो लिख दीजिए, लेकिन एक सीक्वेंस से ही लिखिए पेपर। जो अच्छा कॉपी लिखने का तरीका है वो सीक्वेंस ही लिखना है आपको। तो खा क्वेश्चन था, खा था डीएनए के खंडों को जोड़ने में प्रयुक्त एंजाइम कौन सा है। इसके ऑप्शन थे हेलिकेज, लाइगेज, पॉलीमरेज
और न्यूक्लियस। तो इसमें लाइगेज एंजाइम जो होता है वो डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। ऐसे ही आपको आंसर लिख देना है। पेन कौन सी यूज करना है, तो हमने देखो एग्जांपल के लिए ब्राउन स्केच यूज किया है ना। और इसके बाद ब्लू स्केच आप यूज कर सकते हैं, और स्काई ब्लू स्केच जो आती है वो भी यूज कर सकते हो। आप पेन हैं तो पेन, जिस पेन से आपको सबसे बेस्ट हैंड राइटिंग लगती है उसका यूज करिएगा। अगर आपको लगता है कि पेन में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं तो बताइएगा, एक सेपरेट वीडियो में हम पेन, स्केच और पेंसिल पर भी चर्चा कर लेंगे। साथ साथ में एक वीडियो स्पेशल लाने वाला हूं जिसमें हम फिगर्स पे बात करेंगे कि फिगर कैसे बनाने चाहिए। तो गा था क्वेश्चन कि साल्विया में परागकण होता है तो कीट के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कीट के द्वारा। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, तो गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और कहाँ पर है? असम में, लेकिन यहाँ ये पूछा नहीं गया है तो हमें इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, और एग्ज़ाम में इसको करने के लिए लगभग आपको 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप समय का सबसे विशेष ध्यान दीजिएगा। अभी आप मत सोचिए कि बार बार मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत गलतियाँ होती हैं वहाँ जब आप समय आपके पास नहीं होता है लास्ट में, तो जो क्वेश्चन आते हैं वो भी छूट जाते हैं। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम के बाद कहते हैं कि सर मुझे 10 नंबर आता था, मैं छूट गया, 10 नंबर छूट गया, 15 नंबर छूट गया, 12 नंबर छूट गया, 4 नंबर छूट गया। तो ये ऐसा आपके साथ ना हो, मैं यही चाहता हूँ। तो समय मैनेज ज़रूर करिएगा। पता चले 1 नंबर के क्वेश्चन में आपने 10 मिनट लगा दिया, 20 मिनट लगा दिया, तो ये आपको बहुत नुकसान करेगा। मान लीजिए, और ये सिर्फ ये 12th की बात नहीं है, ये जो मार्क्स हैं आपके ना रहने के बाद भी जीवित रहेंगे। आप ये बात मानते हैं नहीं मानते? जो मार्कशीट है आपकी वो हमेशा जीवित रहती है और एक आपका प्रेजेंट वैल्यू लाती है सामने। तो इसको आपको बहुत बेहतर ढंग से करने होते हैं। जब मार्कशीट में आपके अच्छा नंबर जो है बहुत अच्छे होते हैं तो आपका पुराना जितना भी गुनाह है वो माफ़ हो जाता है। तो ये बहुत अच्छे चांस होते हैं। हमें बहुत बेहतर ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करने का। कॉपी इतनी क्लीन और इतनी अच्छी लिखिए कि हमने क्या कहा है कि एग्जामिनर जो है क्रॉस का चिन्ह लगाने से पहले 10 बार सोचे कि इतनी सुंदर कॉपी, इतनी अच्छी तरीके से लिखी हुई, इसको क्रॉस में कैसे कर दूँ, है वो अति लघु उत्तरीय है। क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में कितने क्वेश्चन होंगे? 5 क्वेश्चन होंगे। क ख ग घ अंगा। पहला क्वेश्चन था कि अनिषेक जनन से क्या तात्पर्य है। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि आप 3 तरीके से लिख सकते हैं। आप आंसर नंबर डाल सकते हैं, 1 पॉइंट हो गया। आप यहाँ लिख सकते हैं उत्तर संख्या। बहुत ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, अगर आप हिंदी मीडियम से पेपर दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश रखने की ज़रूरत नहीं। आप पढ़ते समय इंग्लिश पढ़े वो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पता चले वही चीज़ आपने हिंदी में लिखा फिर वही इंग्लिश में लिखा तो आपका समय भी तो लॉस हुआ। और हो सकता है वहाँ 1-2 स्पेलिंग आपने मिस्टेक कर दिया तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में आपका तो बिगड़ जाएगा। तो कोशिश करिएगा कुछ सिंपल से जो अंग्रेजी होंगे उन्हीं लिखने को प्रयास करिएगा। बहुत ज़्यादा टिपिकल इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप हिंदी मीडियम का पेपर दे रहे हैं, हिंदी में लिखिए, प्यार से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा और स्मार्ट बनने के चक्कर में पता चले हेडिंग डाला हिंदी में, फिर उसको इंग्लिश में, फिर दुनियादारी करते समय पता चले थ्योरी भी लिख रहे हो, उसमें 20 जगह इंग्लिश लिख रहे हो, तो इससे क्या होगा? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और आपका समय भी जाएगा। क्योंकि वही चीज़ आप हिंदी में लिख रहे हो वही इंग्लिश में, नोट्स तो बना नहीं रहे हो। आपको एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करना है, आंसर सही लिखा होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हिंदी इंग्लिश, क्योंकि ये दोनों एक भाषाएं ही हैं। आप हिंदी मीडियम में आपको हिंदी भाषा में उत्तर लिखना है, नो डाउट आपको पूरा नंबर मिलेगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल इंग्लिश यूज मत करिए। जहाँ आपको ज़रूरत लगे और आपको यह पता हो कि इसकी स्पेलिंग मुझे अच्छे से आती है, मिस्टेक नहीं हुई है, वही आप सही से लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। अब अनिषेक जनन है ना, हमने कहा हेडिंग डालना था, तो हम यहाँ 3 तरीके से लिख सकते हैं। एक है आंसर नंबर 2 और फिर यहाँ पर हमने डाला का और फिर हेडिंग डाला अनिषेक जनन। दूसरा तरीका बता देते हैं। दूसरा आप यहाँ लिख सकते हैं आंसर नंबर 2 का यहाँ लिख सकते हैं यहाँ, और फिर बीच में हेडिंग डालेंगे अनिषेक जनन, यहाँ डाल देंगे बीच में हेडिंग, ठीक है। और मैंने देखिए आंसर के नीचे अभी अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, क्यों? क्योंकि ये अंडरलाइन मुझे करना है जब मेरी पूरी कॉपी कंप्लीट हो जाएगी, मुझे लगेगा कि मुझे अब 5 मिनट समय बच गया है, तब मैं ये अंडरलाइन करूँगा। क्योंकि अभी ये अंडरलाइन जो है वो ज़रूरी नहीं है। अभी मैं इसको पटरी लेकर के बार बार खींचूंगा तो हो सकता है आगे हमारा जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है वो छूट जाएगा ना।
तो आपको फोकस करना है, सबसे पहले पूरा कंप्लीट करना है, पहले भोजन बनाना है, फिर आपको उसको सजाने की तैयारी करना है। पर चले बिना भोजन बनाए आप सजा रहे हो तो ये सही नहीं रहेगा। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका होता है आप उत्तर संख्या डालें। अगर आप चाह रहे हैं कि मतलब अंग्रेजी क्या फ़ायदा यूज करने का, तो चूँकि हर जगह आपने अंग्रेजी नहीं लिखी है तो यहाँ उत्तर संख्या लिखेंगे, बहुत मस्त लगेगा और बेस्ट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आंसर नंबर डाला इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग डालते हैं और आपको भी फैमिलियर लगा होगा, लेकिन आप उत्तर संख्या डालें। उत्तर संख्या, फिर यहाँ लिखेंगे 2 और फिर यहाँ लिखेंगे क। उत्तर संख्या 2 का और फिर यहाँ बीच में हेडिंग डालें अनिषेक जनन, है ना। और या ऐसे कर सकते हैं, यहाँ लिखिए उत्तर संख्या 2, है ना, फिर अंडरलाइन करेंगे और फिर यहाँ लिखेंगे का और अनिषेक जनन हेडिंग डाल देंगे, जो भी तरीका है। तो ये तरीके आप अपनाएं और यहाँ उत्तर संख्या की जगह उत्तर नंबर भी आप लिख सकते हो। तो ये 3 ऑप्शन हैं आपके पास, आपको जो बेस्ट लगे वो लिखिए, 2 और फिर यहाँ का। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। यहाँ जो मैंने आपको बताया वो बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला था क्वेश्चन कि अनिषेक जनन से क्या तात्पर्य, हमने हेडिंग डाल दिया। अब हम इसका उत्तर लिखेंगे, चूँकि एक ही नंबर हमको इसमें मिलना है तो हम लिखेंगे बिना निषेचन के मादा अंडे से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। एग्जामिनर पढ़ेगा और आराम से 1 नंबर गोला कर देगा, आप भी खुश, एग्जामिनर भी खुश। नेक्स्ट है, अब देखो ये नहीं कि आप 2 ही लाइन लिख रहे हो, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, लाइन ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि कंसेप्ट क्लियर हुआ एग्जामिनर को या नहीं। हो सकता है मुझे 10 लाइन भी लिखनी पड़ जाए 1 नंबर के लिए, क्योंकि मैं कंसेप्ट क्लियर ही नहीं कर पा रहा हूँ। और हो सकता है मैं 2 नंबर में क्या कर दूँ या 2 लाइन में कंसेप्ट को क्लियर कर दूँ। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन का टाइप कैसा है, आप उसको कैसे प्रेजेंट करके लिख पाते हैं। नेक्स्ट है एलर्जी रोग का क्या कारण है, तो बहुत आसान था। प्रतिरक्षा तंत्र की अत्यधिक सक्रियता के कारण एलर्जी रोग हो जाता है, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, इस कारण हो जाता है। कुछ एलर्जी रोग आप यहाँ हमने एग्जाम्पल में नहीं दिया, आप लिख भी सकते हैं, जैसे धूप से एलर्जी है, डिटर्जेंट पाउडर से एलर्जी, यहाँ लिख देंगे और बेस्ट लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट है आणविक कैंची क्या है, या आणविक कैंची किन्हें कहते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए, या आणविक कैंची से क्या तात्पर्य है। तो वह एंजाइम जो डीएनए खंडों को काटते हैं आणविक कैंची कहलाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत बेस्ट है, आपकी हैंडराइटिंग इससे भी और अच्छी होनी चाहिए, इससे डाउन तो नहीं जानी चाहिए। जो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिखा है हमने, इस हैंडराइटिंग से तो डाउन नहीं होनी चाहिए, इससे अच्छा ही लिखें। विशेष ध्यान हैंड राइटिंग में, विशेष ध्यान, जो मैं पॉइंट यहाँ बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझिएगा। जो मात्राएं आप चढ़ाएं वही आपकी हैंड राइटिंग की जान होती हैं। अक्षर जो होते हैं वो आप सीधे बनाने का प्रयास करें, और जो मात्राएं हों उनका झुकाव जो है वो एक ही ओर हो। आदमी क्या करता है कि जब मात्राएं चढ़ाएगा, कैंची लिखना है तो एक का ऐसे, फिर एक का ऐसे, और फिर ऐसे चा बनाया, और फिर इसके बाद इसकी भी मात्रा गोंच दिया उसमें। तो आप मात्राएं एक ही ओर झुकाव में रखें, प्रयास करें कि जो मात्राएं हों वो एक साइड में झुकी हों और छोटी ही हों, बहुत बड़ी नहीं हो कि दूसरी लाइन को भी कवर कर रही हो। जैसे बड़ी का मात्रा चढ़ाया, बहुत बड़ा चढ़ा दिया, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। मात्राएं संतुलित, सीधी हों और या तो एक ओर झुकी हुई हों। पूरी खड़ी मात्राएं मत चढ़ा दीजिए। जैसे रोग लिखना है, आपने रा लिखा और फिर ऐसे मात्रा चढ़ा दिया, तो ये भी तो गलत तरीका है। आप ऐसे लिखें, ठीक है, और फिर इसके बाद गा लिखें, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो ये तरीका ज़रूर अपनाएगा। मात्राएं एक और झुकी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, सही दिख रही होनी चाहिए। यहाँ बात करते हैं उदाहरण में, हम लिख देंगे प्रतिबंधन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम जो है वो आणविक कैंची की तरह कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला था घ क्वेश्चन था कि पारजीनी जंतु क्या है। अब देखिए, इसको क्लियर करने के लिए कुछ लाइंस ज़्यादा जरूरत लगी। पारजीनी जंतु क्या है, आप ज़रूरी नहीं कि ट्रांसजेनिक एलिमेंट आप लिखें ही, एनिमल लिखें ही, ज़रूरी नहीं है। आप हेडिंग डालें, हिंदी में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप कुछ स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसके लिए अगर कंफ्यूज हैं तो हमने कहा कि एक अलग वीडियो आएगी, अगर आप कमेंट करेंगे तो ऐसे जंतु जिनके डीएनए खंड में परिचालन विधि द्वारा
एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है तथा जो अपना लक्षण भी अभिव्यक्त करता है पारजीनी जंतु कहलाते हैं। कितना आसान है, अगर याद नहीं तो अभी याद कर लीजिए। क्या दिक्कत है कि ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है तथा जो अपना लक्षण भी अभिव्यक्त कर पाता है। भाई हमने व्यवस्थित कर दिया, वो लक्षण प्रदर्शित ही नहीं कर पा रहा है तो उसका फायदा ही नहीं। तो लक्षण भी अभिव्यक्त कर पाता है पारजीनी जंतु कहते हैं, जैसे डॉली नामक भेड़। क्लियर है। अब ये लाइन आप लिखें या ना लिखें इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पारजीनी नामक जंतुओं को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक द्वारा विजातीय जीन का प्रवेश करा के आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया जाता है। आप अगर ऊपर वाला लिख दिए हैं तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं और चाहें तो इसको भी लिख दें, हमने इसीलिए दोनों लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ बता देते हैं कि पेपर में आपका पूरा प्रयास होना चाहिए कि कटिंग नहीं होनी चाहिए। कटिंग का पूरा प्रयास। कुछ लोग तो पूरा पेज लिखने के बाद उसको ऐसे 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 गोंच देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। बाई चांस अगर कभी आपसे कटिंग हो जाती है तो आप थोड़ा सा कट लगा देंगे और इसके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट था अंगा, पांचवा है अतिलघुत्तरी की सहजीवन क्या है, तो यह दो भिन्न जातियों के मध्य एक प्रकार का धनात्मक अंतर संबंध है जिसमें दोनों जीव या किसी एक ही जीव को लाभ होता है परंतु दोनों में से किसी को हानि नहीं होती है, जैसे कि लाइकेन। तो इस तरह हमने अतिलघुत्तरी प्रश्नों को कर लिया है। अभी तक प्रश्नों में हमने जो हल किया है वो 4 और 5 नंबर, ये तो 9 नंबर का काम हमने कर लिया है। और इसके लिए आप मैक्सिमम समय जो ले सकते हैं एग्ज़ाम में वह है कि आप उधर करने के लिए 5 मिनट लगना चाहिए आपको, जो 4 क्वेश्चन थे, और इन क्वेश्चनों को करने के लिए 5 क्वेश्चन है तो 15 मिनट बहुत है। एक क्वेश्चन को करने के लिए आप 2 से 3 मिनट लीजिए, तो 5 क्वेश्चन है, 5 15 मिनट है, मैक्सिमम 20 मिनट ले लीजिए। तो इतना करने के लिए आप आधा घंटा से कम ही समय लीजिए यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि आगे आपको बहुत लिखना है। अभी 5 आपको लघु उत्तरीय लिखने हैं और फिर इसके बाद 12 लघु उत्तरीय लिखने हैं 3-3 नंबर वाले, और फिर 3 करने हैं दीर्घ उत्तरीय। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका, हम डालेंगे आंसर नंबर 3 का। देखिए हमने इस बार क्या किया, का हम इससे पहले यहाँ लिखते थे, आपने ध्यान दिया, और फिर यहाँ डालते थे हेडिंग अपरा, है ना। लेकिन इस बार इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ आंसर छोटे थे, क ख ग घ लाइन से हमको दिख रहे थे। देखिए ध्यान से, यहाँ दिख रहे थे, ये अंगा है, ये घा है और ये क ख ग है, तो ये लाइन से दिख रहे थे। लेकिन यहाँ का क्या होगा, जो आंसर होंगे वो बड़े होंगे, तो का यहाँ लिखा हो सकता है, खा वहाँ पता ही नहीं चल रहा है कि किसका खा है। तो यहाँ हमको पूरा लिखना है। यहाँ आप लिखिएगा उत्तर संख्या 3 का क, ऐसे आप लिख दीजिएगा, फिर हेड डाल देंगे अपरा। अब हमने देखो यहाँ थोड़ा इंग्लिश इस्तेमाल किया, प्लेसेंटा। बहुत मामूली सी चीज़ें, आप जानते हैं प्लेसेंटा नाम से अपरा बहुत अच्छे से जानी जाती है। लोग अपरा नहीं जान पाते लेकिन प्लेसेंटा जरूर जान जाते हैं, तो ऐसे इंग्लिश आप लिख सकते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अपरा वह संरचना है जिसके द्वारा जरायुज स्तनधारियों का विकासशील भ्रूण अपना पोषण मातृगर्भाशयी रुधिर से प्राप्त करता है। माता के गर्भाशयी रुधिर से पोषण, यहाँ आप लिख सकते हो माता के, अगर आप मातृ नहीं लिखना चाहते हो तो माता के गर्भाशयी रुधिर से प्राप्त करता है। अपरा के कार्य, तो अपरा भ्रूण के पोषण, श्वसन, प्रतिरक्षण एवं उत्सर्जन संबंधी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब था अपरा द्वारा स्रावित जो हार्मोन्स कौन कौन से हैं, तो कोरियोनिक, गोनेडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और रिलैक्सिन। 2 नंबर का था। एग्जामिनर आराम से आपको 2 नंबर गोला मार के दे देगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी। नेक्स्ट है उत्तर संख्या 3 का खा। उत्तर संख्या 3 का खा। अब यह क्वेश्चन क्या था, यह था कि निम्नलिखित के कार्य बताने हैं। पहला था कार्पस ल्यूटियम और दूसरा था एक्रोसोम। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे उत्तर संख्या 3 का खा और पहला लिखेंगे कार्पस ल्यूटियम के कार्य। आपने अगर गेस्ट पेपर सॉल्व नहीं किया है, पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है, तो जा करके टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, खुद से ही सॉल्व करिए। यहाँ देख ही रहे हैं, आप खुद से लिखेंगे। जब 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ गलती आपसे नहीं होगी।
अगर आप यहाँ प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तो पता चले 5 क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि अधिकतर में 4 ही क्वेश्चन होते हैं, किसी में 5 पूछे गए, आपसे कोई छूट गया, आपसे घा छूट गया, अंगा छूट गया, कोई छूट गया, तो वो तो आपको बाद में याद आएगा, अरे मैंने किया ही नहीं, कॉपी तो आपके पास होगी नहीं। तो गलती यहाँ नहीं सुधर सकती। गलती सुधारना है अगर तो प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। 3 4 5 तो सॉल्व ही कर डालिए, अभी आपके पास समय है, आप बार बार इसको सॉल्व करते रहें। तो कार्पस ल्यूटियम के कार्य लिखते हैं। तो यह ग्राफियन पुट्टिका के फटने के पश्चात बनी संरचना है। इस ग्रंथिल रचना से प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन्स तथा रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावण होता है। चूँकि 2 नंबर वाला लघुत्तरीय था तो 1 नंबर इसका मिलेगा और 1 नंबर एक्रोसोम का मिलेगा। तो अग्रपिंडक या एक्रोसोम, तो शुक्राणु के शीर्ष पर बनी टोपी जैसी संरचना एक्रोसोम कहलाती है। इससे स्रावित एंजाइम अंडाणु के रक्षात्मक आवरण का अपघटन करते हैं, जिसके फलस्वरूप शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है। अंडाणु में चूँकि यहाँ बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो जब शुक्राणु को प्रवेश करना होता है तो एक्रोसोम एंजाइम सिक्रीट करता है और इसके बाद प्रवेश कर जाता है। अगर आपको अच्छी तैयारी है, यहाँ मैं बता रहा हूँ बिना चीटिंग किए आपको बताना है कि एक्रोसोम कौन सा एंजाइम सिक्रीट करता है, और ये मैंने तैयारी कराते समय आपको बताया था। तो मेक श्योर अगर आपको आता है तो आप लिखिएगा ज़रूर, मुझे भी अंदाज़ा लगे कि आपकी तैयारी कितनी बेस्ट चल रही है, कि कौन सा एंजाइम जो है वो एक्रोसोम रिलीज करता है। नेक्स्ट है तीसरा का ग कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या है, उसका जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है या उसका प्राथमिक उद्देश्य बताइए। तो जिन उत्कृष्ट तकनीकियों द्वारा बंध दंपति या निसंतान दंपति को संतान प्राप्त कराया जाता है उन्हें सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहते हैं। सहायक जनन प्रौद्योगिकी का कुछ विशिष्ट युक्तियों का समूह होती है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य निसंतान दंपतियों की कुछ विशेष युक्तियों द्वारा, जैसे IVF, GIFT, ICSI, इन सब का फुल फॉर्म भी आपको मालूम होना चाहिए। इन सब के बारे में डिटेल भी पता कर रखिए, जिससे एग्जामिनर अगर क्वेश्चन देता है तो लिख सकें आप। द्वारा कृत्रिम रूप से बच्चा पैदा करने में सहायता प्रदान करना होता है, तो ये आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो है वह है तीसरा का घ। तीसरा का घ है कि मानव में लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित किन्हीं 2 रोगों के बारे में लिखिए। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हमको 2 लेने हैं एग्जाम्पल। तो हमने लिखना है कि मानव में लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित रोग, सबसे पहला है सिफिलिस, जिसे उपदंश बोलते हैं। अब सिफिलिस आपको नहीं याद है मत लिखिए, आप उपदंश लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें लिखेंगे यह रोग, अब यहाँ रोगजनक भी हेडिंग डाल सकते हैं, नहीं डाला है कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रिपोनीमा पैलिडम नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। इसका संक्रमण संक्रमित व्यक्ति से लैंगिक संपर्क द्वारा होता है। इसके लक्षण हैं संक्रमित स्थान पर वृत्ताकार बैंगनी सा घाव हो जाता है। इसका रोकथाम है कि रोगी को संभोग की स्थिति से दूर रखा जाना चाहिए और उपचार में पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन प्रतिजैविक औषधियों को देना चाहिए। नेक्स्ट है सुजाक। तो सुजाक रोग जो है वो निशेरिया गोनोरी नामक जीवाणु द्वारा होता है। इसका जो संक्रमण होता है वो संक्रमित व्यक्ति के लैंगिक संपर्क या उसके कपड़े, अंडरवियर आदि का उपयोग करने से होता है। इसके जो लक्षण होते हैं स्त्रियों में नहीं प्रदर्शित होते हैं, तो स्त्रियों में इसके लक्षण का प्रभाव नहीं होता है, वह केवल वाहक की तरह कार्य करती हैं। लेकिन पुरुष के शीशन में से पीले हरे रंग का स्रवण होता है तथा मूत्र त्याग के समय बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो रोकथाम में क्या हो जाएगा, जननांगों की सफाई रखना तथा अस्वस्थ व्यक्ति से लैंगिक संपर्क नहीं करना। उपचार में अर्जेंटेनम, नाइट्रिकम एवं पेनिसिलिन आदि प्रतिजैविक औषधियों का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर संख्या। तो उसका जवाब लिखेंगे उत्तर संख्या 3 का अंगा। चूँकि इसमें 5 क्वेश्चन थे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो जो 2 नंबर हैं आपको पाने के लिए क्या करना होगा, अच्छे ढंग से लिखना होगा। अब यहाँ उपदंश का 1 मिलेगा आपको और सुजाक का दूसरा नंबर, तो 1 और 1 2, तो 2 नंबर देखिए मिल गया था। नेक्स्ट था प्लाज्मिड क्या है, इसके क्या कार्य हैं। तो प्लाज्मिड क्या होते हैं, जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गोलाभ DNA वलय पाए जाते हैं
जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं, ये प्रायः जीवाणु व यीस्ट में पाए जाते हैं। अब अगला है प्लाज्मिड के उपयोग। तो प्लाज्मिड का उपयोग डीएनए पुनर्योगज तकनीकी में संवाहक के रूप में किया जाता है। आप उदाहरण भी इसमें दे सकते हैं, प्लाज्मिड के 1-2 उदाहरण दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो है वो हम अगले चरण पे पहुंच चुके हैं, चूँकि हमने लघु उत्तरीय 2 नंबर वाले सॉल्व कर लिए हैं। अब हम पहुंच चुके हैं उत्तर संख्या चौथे पर। चौथा क्या था? चौथा था लघु उत्तरीय 3 नंबर मिलेंगे इसमें, यानी हर क्वेश्चन में 3 नंबर का है। इसको और अच्छे ढंग से आपको प्रेजेंट करना है, इसमें गलती नहीं करना है। ये 12 क्वेश्चन आएंगे और 12 तियाँ 36। तो चौथा, पाँचवा और छठा 3 होंगे आपके, 3 होंगे प्रश्न, जिसमें हर प्रश्न में 4 प्रश्न होंगे। तो इनको आप बहुत अच्छे ढंग से लिखने का प्रयास करिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं चौथा का, क अपूर्ण प्रभाविता एवं सप्रभाविता में अंतर। बहुत सारे बच्चे अथवा को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि जो दीर्घ उत्तरीय आएंगे तो अथवा वाले क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, तो वह भी हम स्पष्ट कर देंगे। उसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है, हम पूरा बताएंगे कि कॉपी कैसे लिखना है या क्या कंप्लीट करना है। बस आपको जो प्रॉब्लम्स हुआ करें वो आप हमें डायरेक्ट कमेंट ही किया करें, कमेंट में रीड करता हूँ, उनके सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो एक तरफ आपको लिखना है अपूर्ण प्रभाविता और दूसरी तरफ सप्रभाविता। तो अपूर्ण प्रभाविता में इसमें F1 संकर जीवों का लक्षण प्रारूप दोनों समयुग्मजीय जनकों से नहीं मिलता है, अपितु दोनों के मध्य होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें किसी जीन के दोनों एलील F1 पीढ़ी में समान रूप से साथ साथ होते हैं। इसमें दोनों नहीं होते हैं, दोनों के बीच वाला होता है। और इसमें दोनों होते हैं, इसमें दोनों होते हैं। सप्रभाविता, सा का मतलब साथ साथ, अपूर्ण का मतलब कोई साथ नहीं, दोनों के बीच वाला। ठीक है। अब इसमें उदाहरण में गुलाब बांस में फूलों के रंग की वंशागति, और इसमें उदाहरण में मवेशियों में त्वचा के बालों के रंग से संबंधित जीन जो होते हैं वो सप्रभाविता दर्शाते हैं। जैसे इधर एग्जाम्पल में हमने लिया है लाल पुष्प, सफ़ेद पुष्प, जनक, युग्मक, F1 पीढ़ी और नीचे F2 पीढ़ी। ये पूरा संकरण हमने बहुत अच्छा समझाया, तो उसको आप अच्छा करना है। तो युग्मक निकाल लेंगे, इसमें आर निकलेगा, इसमें स्मॉल आर संकरण कराएंगे। ऐसे संकलन कराना अच्छा रहेगा। ये कराए, फिर ये, और फिर इसका इससे करा दिया। अभी वो देखिए छूटे हुए हैं 2, और फिर इसके बाद अब इसको लेंगे, इसका इससे कराएंगे, और फिर इसका इससे। तो इस तरह बने कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो सब में लाल और सफ़ेद दोनों के गुण हैं। कैसे? तो दोनों मिल करके गुलाबी बन गए। मतलब जो पौधा हुआ वो ना तो लाल है और ना ही सफ़ेद, दोनों के मध्य हो गया। जबकि इधर अगर आप देखोगे तो इधर में क्या हुआ कि भूरा नर लिया और सफ़ेद मादा, तो R1 R1 R2 R2। और इसमें हमने देखो थोड़ा शॉर्टकट इस्तेमाल किया है, क्योंकि आप इस तरह इसको कर सकते हैं, R1 है ना और R2 निकाल करके जब संकरण कराएंगे तो सभी कैसे बनेंगे, जैसे यहाँ बने थे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसे इसमें बनेंगे R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2। 4 बनेंगे और चारों कैसे होंगे, सभी चितकबरे होंगे। मतलब भूरा भी होगा और सफ़ेद भी होगा, थोड़ा शरीर भूरा होगा, थोड़ा शरीर सफ़ेद होगा, तो इनको चितकबरा बोला जाता है। अब यहाँ पर दूसरी पीढ़ी के लिए जब इसमें हमने क्या कराया, स्वपरागण कराया। क्या कराया? स्वपरागण कराया। तो कैपिटल आर स्मॉल आर इसका निकला युग्मक, और कैपिटल आर स्मॉल आर इसका। और जो द्वितीय पीढ़ी हुई F2 पीढ़ी, उसमें हमने इसका और इसका कराया कैपिटल आर, इसका और इसका कराया कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसको लिया, इससे कराया कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसको और इसको स्मॉल आर। तो जो अनुपात था वो 1:2:1 हुआ। शुद्ध पुष्प 1 बना, गुलाबी पुष्प 2 पुष्प बने गुलाबी, और शुद्ध सफ़ेद पुष्प 1 बना। तो 1:2:1 अनुपात यहाँ पर भी वही है। जब R1 R2 इधर निकाला, R1 R2 इधर, और कराया स्वपरागण, तो हमने देखा R1 R2 लाल भूरा 1 प्राप्त हुआ, R1 R2 चितकबरे 2 प्राप्त हुए, R2 यानी सफ़ेद 1 प्राप्त हुआ। तो दोनों का अनुपात सेम है, बस अंतर यही आया कि एक में मध्यवर्ती प्रदर्शित होता है और दूसरे में दोनों प्रदर्शित होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो उत्तर संख्या चौथे का खा ऐसे लिखना है, टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन क्या है, इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है।
तो शरीर में रोग कारकों का कृत्रिम रूप से प्रवेश कराना ही टीकाकरण कहलाता है। अर्थात मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म रोगाणु या उनके उत्पादों से निर्मित पदार्थ जिन्हें टीके कहते हैं, शरीर में प्रवेश कराने की क्रिया को टीकाकरण कहते हैं। जो टीका होता है वो एक प्रकार का निलंबन होता है, या भी आप लिख सकते हैं। टीका विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे पीलिया, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस और चेचक के रोगाणुओं के विरुद्ध सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा को प्रेरित करने का संभव उपाय है। टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र के स्मृति गुण पर आधारित होता है। अब ये क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल में हमने पढ़ाया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट से जा करके इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। सारे चैप्टर्स हमने पढ़ाए। जब भी आपको समय मिला करें एक चैप्टर आप पूरा कंप्लीट पढ़ डालिए। टीके के प्रकार, तो टीके निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है अविष टीके। तो इस प्रकार के टीके अल्प समय के लिए निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे डिप्थीरिया और टिटनस के अभिशाप। नेक्स्ट है जीवित या दुर्बल वैक्सीन। तो ये दीर्घ समय तक प्रतिरक्षा प्रदान करती है। इसके अंतर्गत BCG, चेचक, गलसुआ आदि के वैक्सीन आते हैं। नेक्स्ट है मृत या अक्रिय वैक्सीन। तो इसके अंतर्गत साक, पोलियो वैक्सीन या रेबीज वैक्सीन आदि आते हैं। नेक्स्ट है मिश्रित वैक्सीन। तो इसमें एक से अधिक प्रकार के प्रतिरक्षा घटक युक्त वैक्सीन होते हैं, जैसे DPT, MMR वैक्सीन आदि। तो इस तरह हमने इसका आंसर लिख दिया। अब अगला है उत्तर नंबर 4 का DNA और RNA में अंतर। DNA की जो द्विकुंडलीय संरचना है वो भी आप तैयार करिएगा। हो सकता है इस जगह पर एग्जामिनर दे दे कि DNA की द्विकुंडलीय संरचना लिखिए। 2 विकल्प हैं, DNA या RNA में अंतर या DNA की द्विकुंडलीय संरचना, तो उसको भी आप तैयार रखिएगा। तो एक तरफ आपको लिखना है DNA, दूसरी तरफ RNA। अब देखिए एक तो अंतर ये बन जाता है कि इसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है और इसका नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड है, लेकिन ये बहुत परफेक्ट अंतर नहीं है, तो इसको हमने नहीं लिया है। तो इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, इसमें राइबोज शर्करा होती है। इसमें थाइमीन पाया जाता है और इसमें थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। इस पर मिलियंस में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जबकि RNA पर 70 से 12,000 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। यह द्विगुणन द्वारा नए DNA अणु बनाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। DNA में उत्परिवर्तन निम्न गति से होता है, मतलब धीरे धीरे होता है, जबकि RNA में उत्परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। नेक्स्ट है यह प्रायः अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है और यह कुछ विषाणुओं में ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। हमने 6 पॉइंट्स इसलिए लिखा कि अगर एग्जामिनर, चूँकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, अगर एग्जामिनर हमें हर पॉइंट पर आधा नंबर देता है तो भी हमें 6 नंबर मिल जाने चाहिए। ऐसा ना हो कि 3 में से 2 मिले, क्योंकि 2 मिलने पर हमारा सीधा 1 नंबर का नुकसान हुआ। अगर इस तरह 5-6 क्वेश्चन में हो गए तो 5-6 नंबर चले गए। तो इनको बचाने के लिए आपको मैक्सिमम प्रयास करना होता है। अगला है इस क्वेश्चन का लास्ट है किसका, उत्तर संख्या 4 का, क्योंकि 4 में कितने थे, 4 क्वेश्चन, ऐसे 5 में भी 4 होंगे, 6 में भी 4 होंगे। तो वह है घ, उत्तर संख्या 4 का घ। संकटग्रस्त जातियाँ क्या हैं, इनकी परिभाषा लिखिए। या भारत में कौन सी जातियाँ संकटग्रस्त हैं, इस तरह जैसे ही घुमा के पूछे आपको लिखना है वो। तो वे वन्य जीव जातियाँ जिनका अस्तित्व पृथ्वी पर मानव द्वारा इनके आवास स्थानों या स्वयं इनके सदस्यों के व्यापक विनाश के कारण लगभग अनिश्चित है, संकटग्रस्त जातियाँ कहलाती हैं। IUCN की रेड डाटा बुक में इन्हें निम्नलिखित श्रेणी में बांटा गया है। पहला है विकट संकटापन्न जातियाँ। विकट संकटापन्न जातियाँ, तो इसके अंतर्गत आने वाली जातियाँ विलुप्तता की कगार पर हैं, जैसे सस साल्वेनियस। ये मतलब एकदम विलुप्ति की ओर है, कब समाप्त हो जाए कुछ नहीं पता। नेक्स्ट है संकटग्रस्त जातियाँ। तो इस श्रेणी में उन जातियों को रखा गया है जिनकी संख्या बहुत तेज़ी से घट रही, जैसे बब्बर शेर, समुद्री गरुड़ आदि। नेक्स्ट है सुभेद जातियाँ। तो इस श्रेणी में उन जातियों को रखा गया है जिनकी संख्या अभी तो पर्याप्त है, पर उचित संरक्षण न होने पर भविष्य में संकटग्रस्त हो जाएंगी, मतलब
समाप्त होने वाली हो जाएंगी। तो हिमालयन कस्तूरी, हिरन, हिमालयन छछूंदर आदि। नेक्स्ट है दुर्लभ जातियाँ। तो दुर्लभ जातियाँ होती हैं, इस श्रेणी में उन जातियों को रखा गया है जिनकी संख्या संसार में पहले से ही बहुत कम है। अब धीरे धीरे बहुत कम मिल ही रही है, इनका आवास भी बहुत कम है, तो कब नष्ट हो जाए कोई पता नहीं। मतलब खतरा नहीं है हमारे प्रति, उनको खतरा नहीं, लेकिन संख्या चूँकि कम है, हम हाथी बहुत कम पाए जाते हैं, धीरे धीरे हाथी ख़त्म होने लगे तो बहुत समस्या हो ही जाएगी ना। तो हाथी, जंगली भैंसा आदि। विलुप्त जातियाँ, तो विलुप्त जातियाँ वह होती हैं, इस श्रेणी में उन जातियों को रखा गया है जिनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है, जैसे हिमालयन क्वेल, डूडो आदि। नेक्स्ट है संकट मुक्त जातियाँ। तो इस श्रेणी में उन जातियों को रखा गया है जिनकी संरक्षण के कारण पर्याप्त मतलब संख्या हो चुकी है और अब वो मतलब नष्ट नहीं होंगी, मतलब संकट से वो मुक्त हो चुकी हैं। लास्ट है आंकड़े उपलब्ध नहीं। तो कुछ ऐसी जातियाँ हैं जिनके आंकड़े उपलब्ध नहीं, उन्हें इस सूची में डाला जाता है। वीडियो थोड़ी लार्ज हो गई, इसलिए पेपर में इसके आगे का पार्ट हम अगले भाग में देखेंगे और वहाँ पे सॉल्व करेंगे, उनके आंसर कैसे लिखने हैं वहाँ पर चर्चा करेंगे। अगले भाग में हम यह भी जानेंगे कि हमें चित्र कैसे बनाने, क्योंकि अभी तक तो इसमें चित्र नहीं आए थे। चित्र कैसे बनाने हैं, स्केच का इस्तेमाल चित्र में कैसे करना है, और साथ साथ में आप अथवा प्रश्न कैसे करेंगे उनको भी चर्चा करेंगे। तो इन सभी वीडियोज़ का लाभ लेने के लिए मेक श्योर कि आपने चैनल सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लगभग 65% जो स्टूडेंट हैं रेगुलर वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल सिलेक्ट करेंगे, इससे वीडियोस आपको पहले मिलेंगी और कोई मतलब नहीं है। सब्सक्राइब करने का मतलब सिर्फ ये है कि वीडियो आपके पास पहले ही पहुंच जाएगी और आप उसको देख पाएंगे, अदरवाइज बहुत सारी वीडियो छूट जाती है। हमने देखा है कि बहुत सारे लेसन जो मैं पढ़ा चुका हूँ, लेसन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं कि सर पार्ट 2 कब आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनके पास वीडियोज पहुंच नहीं रही, तो कैसे पता चलेगा। पता चले चैप्टर नंबर हमने बहुत पहले पढ़ा दिया है, चैप्टर नंबर 3 या कोई भी चैप्टर ले लेते, क्योंकि हमने सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए ना। तो कोई भी चैप्टर है, अब उसका पार्ट 1 देखा, इसके बाद लोग कमेंट कर रहे हैं सर पार्ट 2 कब आएगा। कब आने का मतलब क्या, सिलेबस ही पूरा कंप्लीट हो गया, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे, प्लेलिस्ट को देखोगे नहीं, वीडियोज़ को देखोगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि पार्ट 2 आया या बहुत पहले पढ़ाया जा चुका है। तो मेक श्योर ये काम आप ज़रूर कर लें। बाकी अपनी तैयारी करते रहें, आप घर पर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।